नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव का रुख बदल रहा है? क्या माहौल बदल रहा है? ये दो प्रश्न हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। माहौल से क्या मतलब है मेरा और क्यों इसकी बात हो रही है, और चुनाव का रुख बदल रहा है ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है और इसका क्या मतलब है, दोनों पर बात करूंगा। पहले बात करते हैं चुनाव का रुख बदल रहा है क्या। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो उनका समर्थक वर्ग है, उसमें निराशा और हताशा बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये निराशा और हताशा बढ़ रही है वैसे वैसे ही एक इकोसिस्टम है जो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, आगे बढ़ चढ़ कर जो है अलग अलग तरह के विमर्श चलाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अगर 400 सीटों की बात कर रही है, 400 पार की बात कर रही है, तो वो संविधान बदलने के लिए, आरक्षण ख़त्म करने के लिए, और ये मुद्दा नीचे तक पहुंच गया है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई ये मुद्दा नीचे तक पहुंच गया है तो फिर तो जो है आपका एक विमर्श जो है वो, अगर सबसे बड़ी सफलता तो यही होती है राजनीतिक दल की चुनाव के समय खास तौर से, कि आपका जो मुद्दा है नीचे तक पहुंच जाए और उसकी गूंज सुनाई देने लगे। तो वैसी गूंज तो सुनाई दे नहीं रही है। तो सवाल ये है कि नीचे तक पहुंच गया का क्या मतलब? आपके कार्यकर्ता तक पहुंच गया या मतदाता तक पहुंच गया? दोनों में बहुत फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। मतदाता तक जो है अगर ये मुद्दा, ये कैंपेन, ये विमर्श, आप ये एजेंडा पहली बार बीजेपी के खिलाफ चला रहे होते तो शायद उसका असर हो जाता। ये तो जब से जनसंघ बना है और फिर बीजेपी बनी 1980 में, तब से ये कैंपेन चलाया जाता है उसके विरोधियों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो जो है वो संविधान बदल देगी, संविधान ख़त्म कर देगी, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण ख़त्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से है पिछले सत्ता में, केंद्र में, और अपने बल पर कमाए हुए बहुमत से सरकार में है। 6 साल उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी। तब ये तर्क दिया जाता था कि यहाँ ठीक है आ गए हैं सत्ता में, लेकिन गठबंधन के साथियों का दबाव है इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई बहुत से लोगों ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, गठबंधन में जो है बहुत सी बातें, आपने अपना कोर एजेंडा जो है वो बैक बर्नर पर रख दिया था। अनुच्छेद 370, अयोध्या में राम मंदिर, उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को किनारे रख दिया था। तो लोगों के मन में ये सवाल भी उठता था कि इसी तरह से हो सकता है आपने अभी अपने इस एजेंडे को छुपा लिया हो, और आपके विरोधी कहते थे ये बीजेपी का गुप्त एजेंडा है, ये छिपा हुआ एजेंडा है जिसको वो सामने नहीं अभी आने दे रही है। जिस दिन वो अकेले बहुमत हासिल कर लेगी उस दिन आने देगी। तो अकेले बहुमत हासिल कर लिया 2014 में, तब एक नया विमर्श चलाया गया, नया एजेंडा चलाया गया कि वो पहली बार है इसलिए नहीं कर रहे, दूसरी बार आने दीजिए। अगर दूसरी बार आ गए तो समझिए कि वो आखिरी चुनाव है, उसके बाद चुनाव नहीं होगा, उसके बाद संविधान नहीं होगा, उसके बाद आरक्षण नहीं होगा। ये कैंपेन बहुत ज़ोर शोर से 2019 के चुनाव में और उससे पहले चलाया गया। 2019 में भी जीत कर आ गए और उससे बड़ी जीत लेकर आ गए, और अपने सहयोगियों के साथ जो एनडीए में शामिल थे और बाहर से जो एनडीए का समय समय पर साथ देते थे, उनको मिलाकर लोकसभा में 400 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था नरेंद्र मोदी को। फिर भी उन्होंने संविधान नहीं बदला, फिर भी उन्होंने जो है आरक्षण खत्म नहीं किया। तो अब नया एजेंडा चलाया गया है कि दरअसल तीसरी बार आएंगे। भाई इस बात को आप किस आधार पर कह रहे हैं? इसका कोई तार्किक कारण होना चाहिए ना, कि आखिर अगर वो ऐसा करना चाहते थे तो दूसरी बार क्यों नहीं किया? चुनाव अनिश्चितता से भरा हुआ होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत जाएंगे। कोई भी नेता ये दावा नहीं कर सकता कि वो चुनाव में कभी हार ही नहीं सकता। हर नेता चुनाव हारता है, कभी न कभी हारता है, कभी न कभी ऐसा दिन आता है कि उसकी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है। तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि जो है हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। तो इसलिए आपको जो करना होता है, आपका जो एजेंडा होता है, ख़ास तौर से कोर एजेंडा, वो जब आप सबसे शक्तिशाली होते हैं तब करते हैं। तो आप सबसे शक्तिशाली जो है नरेंद्र मोदी अगर थे तो 2019 से 2024 के बीच में थे, जब उन्होंने अपने कोर एजेंडा के
ये तमाम इश्यूज लागू किए, सीएए लागू किया, सीएए का कानून ले आए, उसके अलावा जो है अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ धूमधाम से, पूरे देश और दुनिया ने देखा। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने काम किया, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, चाहे विंध्यवासिनी कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो महाकाल के कॉरिडोर का मामला हो, तमाम देश भर में, उसके अलावा देश भर में जिस तरह से सांस्कृतिक पुनरुत्थान की योजना चली, कार्यक्रम चले, नीतियां बनी, उन सब को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपना जो कोर वोटर था उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, उसको आश्वस्त करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते थे सब सारे कदम उठाए। सवाल यह है कि फिर चुनाव क्यों बदलेगा? जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे एक सवाल सिर्फ पूछता हूं कि 2019 से 2024 के बीच में ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से जिन्होंने 2019 में वोट दिया था बीजेपी को, वो तय करेंगे कि 2024 में नहीं देना है। कोई एक मुद्दा बता नहीं पाते कि ऐसा क्या कर दिया है, बल्कि जो है सकारात्मक मुद्दे, अपनी विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा काम किया है 2019 से 24 के बीच में, बजाय कि 2014 से 2019 के बीच में जो किया। 2014 से 2019 के बीच का अगर कोर मुद्दों के आधार पर, उनको लागू करने के आधार पर आकलन करें मोदी सरकार का, तो आपको बड़ी निराशा होगी। लेकिन 2019 से 2024 के बीच में उन सारों मुद्दों को निपटाया और अपना जो संकल्प पत्र है 2024 का, उसमें एक मुद्दा जो रह गया है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको भी शामिल कर लिया। अब बातें क्या हो रही हैं? अब बातें हो रही पीओके को वापस लेने की। इस तरह की बात कभी पहले होती ही नहीं थी, इस तरह का एजेंडा कभी चलता नहीं था। तो ऐसे में सवाल ये है कि माहौल क्यों बदलेगा? और मैं उत्तर प्रदेश को शामिल करके 3 मुद्दों की बात करता हूं, राम, राशन और राहत। राम राशन तो आप समझ ही रहे हैं क्या है मुद्दा। राहत कानून व्यवस्था के स्तर पर, देश में अगर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में आप अगर जो है ये विश्लेषकों की, जो तथाकथित विश्लेषक हैं, स्वघोषित विश्लेषक हैं, वो जब माहौल पर आऊँगा तब उसकी बात करता हूँ, तो चुनाव कहीं से किसी भी तरह से बदल नहीं रहा है। जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले माहौल था, वही चुनाव उसी दिशा में आज भी जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि 2019 की जो अपनी परफॉर्मेंस है उससे बहुत बेहतर करने जा रही है। उसमें गिरावट का कोई संकेत नहीं है। विपक्ष की जो परफॉर्मेंस 2019 में थी उससे बेहतर होने का कोई संकेत नहीं है। राज्यों में भी देख लें, मैं कह रहा हूं किसी भी राज्य में कहीं कहीं 1, 2, 3 सीटों की बात छोड़ दीजिए, तो कोई सब्सटेंशियल चेंज जो है उनके चुनावी परिणाम में आने जा रहा है, ऐसा किसी राज्य में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो 53 सीटें आई थी 2019 में, उसमें एक भी सीट का इजाफा, एक भी सीट की बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। तो ऐसे में चुनाव बदल रहा है, ये नैरेटिव आया कैसे? ये आया, चुनाव का माहौल बदल रहा है उससे। ये एक नैरेटिव चलाया गया जिससे निकला कि चुनाव बदल रहा है, पहले चलाया गया चुनाव का माहौल बदल रहा है। चुनाव का माहौल बदल रहा है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ने लगा और विपक्षी दलों की हार दिखाई देने लगी और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई देने लगी। पहले से तय जो विश्लेषक थे, राजनीतिक विश्लेषक, रणनीति के तहत, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, उन्होंने शुरुआत की इस बात से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कि देखिए हम भाजपा विरोधी नहीं है, हमको भाजपा जो है फ्रंट रनर दिख रही है, सबसे आगे दिख रही है और 2019 से बेहतर करने जा रही है। अब आप कहेंगे भाई ये बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के खिलाफ कैसे माने जा सकते हैं? लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख बदलना शुरू किया कि नहीं, कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, नहीं कुछ बदल रहा है। नाराज़गी तो है, लेकिन नाराज़गी के बारे में ये कहना मुश्किल है कि क्या नाराज़गी इतनी है कि खिलाफ वोट देंगे या वोट नहीं देंगे। इस तरह की चर्चा शुरू हुई।
फिर शुरू हुआ कि नहीं, बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया है, विपक्ष ने मुकाबले को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया है। तो इससे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि माहौल बदल रहा है। माहौल क्यों बदल रहा है इसका कोई तर्क नहीं दिया गया। कहा गया कि तीसरी बार जीतना बड़ा मुश्किल होता है। भाई तीसरी बार जीतना मुश्किल होता होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी की रेटिंग है वो 2014 से 2024 के बीच में कम हुई है क्या? कहीं से कम नहीं हुई है। विपक्ष के किसी नेता की पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ी है क्या? कहीं नहीं बढ़ी है। फिर ये माहौल क्यों बदल जाएगा? फिर तर्क, एक खोजबीन कर तर्क लाया जाता है। 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा था, अब ऐसा कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। उसके बाद से बीजेपी के पास मुद्दों की भरमार है। जो उसने कोर इशू पर फैसले किए, 33% आरक्षण का प्रस्ताव संसद से लगभग आम सहमति से पास कराया, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कोर इश्यूज के अलावा इस मुद्दे पर जो पिछले 25-30 साल से ये एजेंडा चलाया जा रहा था कि हम करना चाहते हैं, ये नहीं होने दे रहे, वो नहीं होने दे रहे, नरेंद्र मोदी ने कोई बहाना नहीं सुना, किसी बहाने को नहीं माना कि ये नहीं होने दे रहे हैं। सबको साथ लेकर ये प्रस्ताव पास कराया। तो ऐसे काम किए हैं। लाभार्थी योजना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से देश का विकास का क्रम बढ़ रहा है, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों का, गरीब आदमी का जीवन पहले से बेहतर हुआ है। उसे 2 जून की रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ रही है। मुफ्त राशन योजना चल रही है और उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद क्यों माहौल बदलेगा, क्यों चुनाव बदलेगा, इसका कोई तर्क नहीं है। ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उसके समर्थक वर्ग को हतोत्साहित करने के लिए एक विमर्श चलाया जा रहा है जो चल नहीं पा रहा है। लेकिन बार बार अलग अलग मुद्दों के जरिए, अलग अलग मामलों के जरिए उसको, विषयों के जरिए उसको उठाने की कोशिश हो रही है। और ये सिलसिला आपको 1 जून तक चलता हुआ दिखाई देगा। 1 जून के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, फिर इसकी कोई बात नहीं करेगा। फिर 4 जून तक ये दावा किया जाता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, और 4 तारीख की दोपहर तक ये नया जो विमर्श चलेगा वो कि अभी आखिरी वोट गिना जाना बाकी है, पूरे वोट गिन जाने दीजिए, उसके बाद उनकी गिनती हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या परिणाम आता है। और जब पूरा परिणाम आ जाएगा तो कहा जाएगा कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, ईवीएम में हेराफेरी हुई, चुनाव आयोग ने हेराफेरी की। इस सब एजेंडे को सुनने के लिए तैयार रहिए। तो इस सब से चुनाव का परिणाम तो बदलने वाला नहीं है। मुझे तो कहीं से चुनाव बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। माहौल बदलने की कोशिश होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।